Good morning, class. I hope you are very good and fine. So basically, we are discussing the chapter number 3 from the Vistas, which is the journey of the end of the story. इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से एंड ऑफ द स्टोरी एंड ऑफ द अर्थ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. इसका क्या मतलब है? एक ऐसी यात्रा जो दुनिया के सबसे कोने, सबसे अलग, सबसे अंत पे हमको लेकर जाती है. वो कौन सी जगह है जो दुनिया का सबसे अंत है? कह सकते हैं दैट इज एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज अ प्लेस जो दुनिया से सबसे अलग है. वहां सिर्फ और सिर्फ ठंडी हवाएं, बर्फ की लहरें और ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो सिर्फ वहीं पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. That the circumstances and the environment of that place is so extreme that we can't exist even without having any kind of precaution if we don't know how to deal with that kind of atmosphere. क्योंकि वहाँ का जो कह सकते हैं तापमान होता है, वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा भयंकर होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंडक होती है जिसमें कोई जानवर, कोई भी इंसान के लिए जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो जब तुषानी जोशी अपनी टीममेट्स के साथ उस जगह पर जाती हैं, वहाँ के हिस्ट्री के बारे में वो बताती हैं कि पहले, बहुत सालों पहले, अंटार्कटिका भारत का ही एक हिस्सा था. करोड़ों सालों में जब वो चीजें चेंज हुई, जब डायनासोर और ऐसे कई मैमल्स भारत से, दुनिया से गायब हुए, और जब जमीन पर, धरती पर किसी भी चीज का बोझ पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सेपरेशन क्रिएट करेगी. और जब सेपरेशन क्रिएट हुई तो अंटार्कटिका लाखों सालों में धीरे धीरे करके अर्थ के, ग्लोब के सबसे निचले हिस्से पार्ट में जाकर ठहर गया. तो आज भी कहा जाता है कि वो बिल्कुल आइसोलेट है, सबसे अलग है, और वहां की जो सिचुएशन है वो सबसे अलग दिखाई देती है. सो नाउ we are on the page number 19. Page number 19. Open your books first of all, page number 19.
So पेज नंबर 19 क्या बताया जा रहा है? For a server pushing South India like myself, 2 weeks in a place where 90% of our total ice volumes are stored in chilling prospect, not just for circulatory, the metabolic function, but also for the imagination. मतलब कह सकते हैं हमारे उत्तर भारत दक्षिण भारत में सूरज की क्या होती है? पूजा होती है. So in the South India, we pray to the God, the Lord of Sun. और जहाँ पे क्या है 90% जो अर्थ का सबसे ज्यादा बर्फ है वो अंटार्कटिका में है. तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि जब एक ऐसा इंसान जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, जहाँ पे सन की पूजा होती है, जहाँ पे सन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहां गर्मी भी उतनी होती है, अगर वो एक ऐसी सिचुएशन में जाता है जहाँ वर्ल्ड की 90% आइस है, सो ये आपके लिए, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तो टफ है ही, आपकी बॉडी के लिए टफ तो है ही, आपकी इमेजिनेशंस के परे है. इट मींस जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, जहां तक भी आप उन जगहों को देखोगे, वो सारी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आइस ही दिखाई देगी. आगे, इट्स लाइक द वॉकिंग ऑन अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑन माय ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स. मतलब कह सकते हैं वो ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी छोटी मोटी बॉल्स के ऊपर चल रहे हैं. ना वहां कोई ह्यूमन है, ना वहां पे कोई पेड़ है, ना पे कोई वहां पे बोर्ड है, ना कोई बिल्डिंग है. यू यूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर. मतलब आप दुनियादारी की सारी चीजें वहां जाकर भूल जाते हो, और साथ ही साथ वहां पर आपका समय भी एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि सिंपली वहां पे हम लोगों को टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज पता नहीं लगेगी. द डे एंड द नाइट, द इवनिंग एंड द मॉर्निंग लुक्स लाइक सेम. बस ये चीज है कि रात में आपको वाइल्ड एयर्स का, वाइल्ड हवाओं का सामना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. बर्फ ज्यादा गिर सकती है, तूफान ज्यादा बढ़ सकता है, बट हाँ डार्क हो जाएगा भले, बट द मॉर्निंग, noon, evening looks like the same. So you can easily understand the situation of a person who went from the South India to the Antarctica without imagine how creative and how cruel it will be. Okay. Again, the visual scale ranges from microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and iceberg as big as countries. मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो आइसबर्ग हैं, मतलब वो आइस के जो पहाड़ कह सकते हैं, वो बेल्जियम के बराबर हैं. बेल्जियम इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस, और वो बेल्जियम के जितने बड़े हैं. तो आप ये समझ सकते हैं वो कितने ऊंचे, कितने गहरे, कितने बड़े होंगे, और उनको बनने में कितना समय लगा होगा. Days go on and on and on. In Cyril, 24 hours Austro summer light, and the obligate silence interrupted only by the occasional avalanche on curving ice sheet consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for human, the prognosis isn't good. मतलब कह सकते हैं इस जगह पे खुद को स्टेबल करना दैट वाज नॉट अ क्वाइट ऑफ इजी थिंग. क्यों? क्या कहा जा रहा है कि दिन बीतते गए, दिन आगे बढ़ते गए, 24 घंटे बीत गए, हल्की फुल्की रोशनी थी, हर जगह शांति फैली हुई थी, और कहीं कहीं पर आइस के शीट्स के गिरने की आवाज ही आ रही थी. और ये जो जगह थी, ये कह सकते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी. कहीं ना कहीं इसमें पूरे दुनिया की एक ऐसी मिस्ट्रीज छुपी थी जिसमें आपका एवोल्यूशन देखने को आपको मिलता है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में अभी तक हमें ज्ञान नहीं था. सो वी आर ऑन पेज नंबर 20, ह्यूमन इम्पैक्ट के जस्ट ऊपर.
So today we will discuss about the past of the part of the history, जो कि हमने history के बारे में आज पढ़ा. We will discuss the human impact on the Antarctica. So now we will discuss the next segment into the next video. So thank you, class.